Morning, students. Now we are going to discuss the rest part of the chapter. Uh, Earlier we have discussed the importance of constitution and why it is necessary for a democratic country. Now here the topic of discussion is feature of the Indian constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी खास बातें हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये अलग अदर कंट्रीज से ये कैसे डिफरेंट है. ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल. सबसे पहला पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होता है उसे हम लोग प्रीएम्बल कहते हैं. प्रीएम्बल जैसे हर बुक में आप देखते हैं कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसे हम प्रीएम्बल कहते हैं. A preamble means an introduction in which the purpose of constitution is given. It contains the ideals and basic principles of the Indian Constitution. इसमें हमारे संविधान की जो भी मुख्य बातें हैं वो दी गई रहती हैं. And the salient feature of the Constitution are as follows. यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन सी खास बातें हमारे संविधान में हैं. जो पहला फीचर है स्टूडेंट वो है डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गॉन इनटू सच मिनट डिटेल्स एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत की तरह से जितना डिटेल में हर एस्पेक्ट को इसमें शामिल किया गया है, ऐसा वर्ल्ड में कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया. इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत तरह की कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनके सभी से रिलेटेड इश्यूज़ को इसमें शामिल किया गया है. इसलिए इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है इनको रेगुलेट करने के लिए इसका डिटेल होना निश्चित है. नाउ यहाँ पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इट वाज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल. जब ये पहली बार इसको शुरुआत की गई कॉन्स्टिट्यूशन की तो उस समय इसमें 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे. लेटर ऑन 4 शेड्यूल्स वर एडेड. बाद में इसमें 4 और शेड्यूल ऐड किए गए. आपको स्टूडेंट मालूम ही है कि इसमें टाइम टाइम पर अमेंडमेंट किए जाते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सिनारियो. इट एलेबरेट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर at the central, state and local level, but also gives detail on citizenship, right and duties on the of the people, directive principles of state policy, union-state relations, elections. Our constitution makers did not want any portion of the constitution to be vague or unclear. यही सबसे बड़ा इसका रीज़न था कि हर एक एस्पेक्ट को इसमें शामिल किया गया और कोई भी चीज़ डाउटफुल ना रह जाए, इसके लिए इसको पूरी तरह से क्लैरिफाई किया गया. दैट्स वाई इट बिकेम ए डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो एक इसकी डिटेल इसके बारे में जो किस पार्ट का क्या मीनिंग है, इसको डिसाइड करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की है. ठीक है, उसमें जो भी इसकी डिटेल्स हैं उसका क्या मीनिंग है, सही मीनिंग अगर बताने का अगर जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करती है कि रियल में कॉन्स्टिट्यूशन में किस सेंस से कोई चीज़ लिखी गई है. नाउ द नेक्स्ट इज प्रोविज़न ऑफ अमेंडमेंट. एज आई टोल्ड यू, डिफरेंट अमेंडमेंट वाज डन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी से ही धीरे धीरे यहाँ के सिनारियो के अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट्स की जाते रहे. अमेंडमेंट्स का मतलब है इसमें जो भी चेंजेस किए जाते रहे उन्हीं को हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं. दैट इज़ इट इज़ चेंजेबल. यहाँ पर इसमें चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट हैं. एक जो रेगुलेट होता है, समय के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, और दूसरा है बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर को हम यहाँ चेंज नहीं कर सकते और बाकी उसके जो सिनारियो चेंज होने से चेंज हो सकते हैं उनको, जैसे स्टेट्स हैं, स्टेट को कभी भी
उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कई पार्ट में बनाया जा सकता है या कई स्टेट्स को एक कर सकते हैं। इस तरह से प्रोविज़न धीरे धीरे अमेंडमेंट के होते रहते हैं। नाउ it is constantly growing and evolving according to the needs, requirement and aspiration of the people. In the constitution itself, a procedure has been laid down by which changes can be brought about. Such changes are called amendments. These amendments are made to remove the difficulties that arise from time to time. वही समय के अकॉर्डिंग जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उन्हीं को सही से स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो एक फीचर है ए सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यहाँ ये 3 टर्म्स है अलग अलग। सॉवरेन इज डिफरेंट टर्म, डेमोक्रेटिक is different and republic is different. So let us explain it separately first. हम लोग पहले इसको अलग अलग समझ लेते हैं। सॉवरेन, सॉवरेन मीन्स जब कोई कंट्री अपने वेलफेयर या अपने कोई भी डिसीजन, फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन खुद लेता है, उसका किसी अदर कंट्री का उसके डिसीजन पर इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो उसे हम सॉवरेन कंट्री कहते हैं। इसको हिंदी में संप्रभु, मतलब जो अपनी खुद की पावर है, किसी दूसरे कंट्री का इफेक्ट नहीं है, उसे हम सॉवरेन कंट्री कहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पर जनता एक गवर्नमेंट चुनती है, ठीक है, और जहाँ पर एक वहाँ के सिटीजन के द्वारा ही चुनी हुई गवर्नमेंट रहती है, जिसे डेमोक्रेटिक कहा जाता है। रिपब्लिक, रिपब्लिक इज डेरिवेटिव ऑफ डेमोक्रेटिक। यहाँ पर रिपब्लिक होने का मतलब जो वहाँ का हेड होगा वो किसी फैमिली या हायरार्की से ना होकर के वो इलेक्टेड हेड होगा। द इलेक्टेड हेड इज नोन एज रिपब्लिक। ओके, हियर इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। दिस मीन्स दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल। यहाँ पर ये किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री होता है। कोई पहले आपको मालूम है कि यहाँ इंडिया जब तक कॉलोनियल कंट्री था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स सारे डिसीजन लिया करते थे। सो उस समय हम सॉवरेन नहीं थे, लेकिन आफ्टर फ्रीडम जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ तब से अब किसी भी कंट्री का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेसी। पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एट ऑल द लेवल। द मेथड ऑफ यूनिवर्सल डेल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे यूनियन लेवल, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए पूरी तरह से इलेक्शंस होते हैं जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड होते हैं। उस तरह से चुनी हुई गवर्नमेंट यहाँ पर फंक्शन करती है। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। इंडिया इज आल्सो ए रिपब्लिक कंट्री। दिस मीन्स दैट हेड ऑफ नेशन, द प्रेसिडेंट, इज इलेक्टेड by the people's representative. When the head of the country is elected by people, it is called republic. Our president is not a hereditary ruler like a British monarch. यहाँ पर ये hereditary नहीं है, ये elected होता है। स्टूडेंट्स, ऐसे ही कई फीचर्स के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे। Slowly and gradually will complete this chapter, but अब आप जितने भी फीचर्स आप लोग को बताए गए हैं उन फीचर्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और वर्कशीट को पूरा करते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको आगे दिया जाएगा, तब तक आप इसको अच्छे से देखिए। ओके, थैंक यू।